हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हमने अब तक रैखिक प्रोग्रामिंग के प्रश्नों को हल कर लिया था जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि आपका प्रायिकता है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये आपके सिलेबस का एक और चैप्टर है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा आपके पेपर में बोर्ड परीक्षाओं में इससे अभी विगत वर्षों में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, प्रायिकता क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी कहानी को जानने की अगर कोशिश करें तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें के माध्यम से प्रायिकता को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, दो प्रकार के प्रयोग हम अपने आसपास या दो प्रकार की घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं। एक प्रकार की घटना या एक प्रकार के प्रयोग वे होते हैं जिनके परिणाम निश्चित होते हैं, अर्थात आपको पहले से पता होता है कि इसका जो भी प्रयोग हो रहा है उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें सूर्योदय को, तो सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, तो हमें हर स्थिति में ये पता होता है कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसी प्रकार अगर आप अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को देखें, वहां पर आप अलग अलग प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल वहां से मैं लेता हूं। जैसे हम देखते हैं कांच, आप प्रैक्टिकल में करते हैं कि आपको कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके कांच के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो वो हर स्थिति में आपको 1.5 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके आपको बोलूं कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में नमक के घोल को डाल दें तो आपको हर स्थिति में आप सिल्वर क्लोराइड का ही अवक्षेप आपको प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी लैब में जाके उस प्रैक्टिकल को कर लें। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या इस प्रकार के जो प्रयोग हैं जिनका आपको हमेशा परिणाम प्राप्त जो होता है वो पहले से ही ज्ञात है। तो एक प्रकार की घटनाएं तो ये हो गई। अगर आप इसी बात को आगे बढ़ाकर देखें, दूसरी प्रकार की घटनाएं, दूसरे प्रकार के प्रयोग वे प्रयोग होते हैं जिनको बार बार दोहराने पर आपका जो परिणाम है वो विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। अर्थात ये जो परिणाम है ये संयोग पर निर्भर करते हैं। तो संयोग पर जो निर्भर करने वाले प्रयोग हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं यदृच्छा प्रयोग। यदृच्छा प्रयोग हिंदी में नाम काफी अटपटे से रहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसको कहते हैं आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, यदृच्छा प्रयोग। अब ये प्रयोग को अगर आप सिंपल सा समझने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे आप पासे को फेंकते हैं, आपने पासा देखा होगा, इसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे रहते हैं। किसी भी पासे में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक लिखे रहते हैं। आप लूडो खेल रहे हैं, आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, तो जब भी आप पासे को फेंकते हैं तो पासे में किसी भी समय कोई भी अंक आ सकता है जिसका हमें पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अर्थात ये प्रयोग जो है वो कैसे प्रयोग कहलाएंगे? यदृच्छा प्रयोग कहलाएंगे, जिसमें जो परिणाम है वो संयोग पर निर्भर करता है। ऐसे ही अगर आप किसी सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर आपके पास दो घटनाएं हो सकती हैं। या तो आपको क्या प्राप्त होगा? हेड प्राप्त होगा, चित प्राप्त होगा, या टेल, आपको पट प्राप्त होगा। तो यहां पर भी क्या है, ये आपकी जो घटना है ये किस प्रकार की घटना कहलाएगी? यदृच्छा प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि दो प्रकार के प्रयोग हम किनको कह रहे हैं। एक ऐसे प्रयोग जिनका परिणाम हमें पहले से ज्ञात होता है, और एक दूसरे प्रकार के प्रयोग जिनको हम यदृच्छा प्रयोग कहते हैं, जिनका परिणाम संयोग पर निर्भर करता है, इनका परिणाम हमें ज्ञात नहीं होता है। तो प्रायिकता इन्हीं यदृच्छा प्रयोग पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या था कि पहले जो जुआरी और सटोरिया लोग होते थे वो गैम्बलिंग क्या करते थे? जुआ खेलते थे। अब जुए में आपको पता है कि अगर आप जीतेंगे तो आपको काफी धन प्राप्त होगा। तो क्या हुआ कि जो जुआरी और सटोरिये थे वे क्या हुए, गणितज्ञों के पास गए। उन्होंने कहा कि गणितज्ञों से क्या आप कुछ ऐसा प्रयोग करके हमें बता सकते हैं या एक ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, अपना जो परिणाम है अपने अनुकूल बना सके।
मतलब क्या कर सकें, हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। तो क्या हुआ कि जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो आपके गणितज्ञ थे, उन्होंने जैसे लाप्लास है, गॉस है, बर्नौली हैं, गैलीलियो, पास्कल वगैरह, इन सभी जो आपके गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या किया, प्रायिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि किस पर निर्भर करता है, आपका आपका गेम्स ऑफ चांस पर, मतलब अवसर आधारित क्रीडाओं पर। ठीक है। तो और इन्हीं प्रायिकता के आधार पर क्या हुआ, हम क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हम अगर किसी गेम को खेलें तो हमारी जीतने की संभावनाएं कितनी हैं, हारने की संभावनाएं कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा हमारे जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो अगर हम देखें प्रायिकता का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में हम जैसे भौतिक विज्ञान में कर सकते हैं, अर्थशास्त्र में कर सकते हैं, व्यवसाय, प्रबंधन, बीमा व्यवसाय। ठीक है, इन विभिन्न क्षेत्रों में हम आपका प्रायिकता का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुई प्रायिकता के बारे में कुछ बेसिक सी कहानी की, जो आर्य और सटोरियो ने जो है अपनी समस्या गणितज्ञों के पास रखी और गणितज्ञों ने उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए प्रायिकता नामक एक प्रायिकता सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब इस प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें कुछ बेसिक परिभाषाएं होती हैं, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। उनके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली परिभाषा होती है आपकी प्रतिदर्श समष्टि। ये परिभाषाएं आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। प्रतिदर्श समष्टि, मैं पहले भी जैसे आपको कह रहा हूँ कि हिंदी में काफ़ी अटपटे से नाम इनके रहते हैं, अगर आप इंग्लिश में ध्यान रखना चाहें तो वो आप इजीली याद रख सकते हैं, जैसे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि क्या चीज़ होती है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रयोग में होने वाले जो टोटल रिजल्ट है, टोटल आउटपुट जो होंगे, उसी के जो समुच्चय है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि हम क्या कर रहे हैं, एक पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को जब हम फेंक रहे हैं तो हमारे पास कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, प्रतिदर्श समष्टि कहलाएंगी या सैंपल स्पेस कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे ऐसे अगर हम किसी सिक्के को उछालें, सिक्के को उछालने में 2 घटनाएं संभव है, या तो उस सिक्के को उछालने में हेड आपको प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का जो सैंपल स्पेस है, यही आपका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिदर्श समष्टि के उदाहरण भी आपने देख लिए। जैसे अगर और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अगर आपने एक पासे को फेंका और आपसे कहा गया कि इसमें समअंक आने के लिए सैंपल स्पेस बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो समअंक आना, इसके लिए अगर आप एक सैंपल स्पेस बनाइए, तो सैंपल स्पेस को आप एक छोटे ब्रैकेट के में आपका मझला कोष्ठक जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर बंद करके लिख सकते हैं। देखो, पासे को आपने फेंका था, तो पासे को फेंकने पर समअंक आने की घटनाएं क्या क्या होंगी, देखिए समअंक 2 है, 4 है और 6 है। तो 2, 4, 6, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से और भी आप काफी एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि आपके पास कोई 10 टिकट है, ठीक है, उसमें 1 से 10 तक अंक लिखे गए हैं, और आपसे कहते हैं कि आपको एक टिकट को निकालना है, तो कितना सैंपल स्पेस आपको देखना होगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, केवल आपके पास 10 टिकट हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, ये सारे के सारे, क्योंकि आपके टिकटों में 1 से लेकर 10 तक अंक लिखे गए हैं, तो ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बेसिक सी डेफिनेशन आपका सैंपल स्पेस पर होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ें, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ प्रायिकता कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता की अगर आप एक सिंपल सी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, तो प्रायिकता हमारा क्या कहलाता है, संभावित घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। ठीक है, संभावित घटनाएं एवं कुल घटनाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है,
इसको अगर हम एक सवाल से सिंपल सा समझें तो देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न से आपको समझाता हूं कि एक आपको क्या दिया गया है कि आपको कुछ जहाज दिए गए हैं माना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि आपको एक समुद्र है, उसको कुछ जहाज पार कर रहे हैं, जैसे 1000 जहाज आप लें, ठीक है। 1000 जहाज आपके पास हैं। आप कहते हैं कि इन 1000 जहाजों में से समुद्र पार करते समय 100 जहाज डूब जाते हैं, ठीक है। 1000 जहाज आपके पास थे जो आपका समुद्र पार कर रहे थे, उनमें से आपके 100 जहाज अगर डूब जा रहे हैं समुद्र पार करते समय, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपका समुद्र पार करने पर किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता, ठीक है, अगर आपको जहाज के डूबने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सिंपली एक अनुपात होता है संभावित घटनाओं और कुल घटनाओं के मध्य। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारे 1000 जहाजों में से 100 जहाज डूब सकते हैं, तो मतलब हमारी कुल घटनाएं कितनी है, मतलब कुल कितने जहाज हैं आपके पास? 1000 जहाज हैं, ठीक है दोस्तों। और संभावित घटनाएं मतलब जहाज डूब रहे हैं, तो कितने जहाज डूब सकते हैं आपके? 100 जहाज डूब सकते हैं। तो संभावित घटनाएं कितनी हो गई? 100, और कुल घटनाएं कितनी हो गई? 1000। तो अगर आप देखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 1/10 प्राप्त हो जाएगा। तो जहाज के डूबने की प्रायिकता कितनी आपको प्राप्त हो जाएगी? 1/10। आसान से सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रायिकता को जैसे अगर आप लिखना चाहें, जैसे अगर कोई भी इवेंट होता है या कोई भी घटना होती है, तो आप इसको ई से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता ज्ञात करें, तो आपको पी ब्रैकेट में ई इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसको पीई से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम प्रायिकता की बात करें, तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है, तो ये कितना होता है? इसका अधिकतम मान 1 होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, आपके पास अगर यहां देखें संभावित घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं, आप कह रहे हैं कि 1000 जहाज है। अगर 1000 के 1000 जहाज डूब जाए, तो जहाजों के डूबने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। मतलब अधिकतम प्रायिकता क्या हो सकती है? 1 ही हो सकती है, क्योंकि कुल घटनाओं में से ही आपको संभावित घटनाएं देखनी है। तो संभावित घटनाएं कुल घटनाओं के बराबर हो सकती हैं किसी भी स्थिति में, तो वहां पर अधिकतम मान आपको प्रायिकता का 1 ही प्राप्त होगा। तो अगर आप सिंपल से लिखना चाहें, तो प्रायिकता को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल्स टू पीई लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब प्रायिकता का न्यूनतम मान तो 0 हो सकता है, और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1। ठीक है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान आपको 0 प्राप्त होता है, और अधिकतम मान आपको कितना प्राप्त हो सकता है? 1 प्राप्त हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं। जैसे आप मान लीजिए आपको क्या दिया गया है कि आपका एक लड़का है, वो दिन में 100 बार में से 25 बार झूठ बोलता है, ठीक है। 100 बार में 25 झूठ। ठीक है, कोई लड़का है, कोई भी नाम आप लिख लीजिए, राम श्याम मोहन, जो भी लिखना चाहें आप। वो क्या है? 100 बार में से 25 बार झूठ बोलता है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि उसके सच बोलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? सच बोलने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको सवाल क्या दिया गया है? तो आपको सच बोलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और आपको दिया गया है कि कोई भी लड़का है, वो 100 बार में से अगर 100 बार कोई चीज वो बोल रहा है, तो उसमें 25 बार तो वो झूठ बोल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? जो आपको घटना दी गई है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता। तो झूठ बोलने की प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि प्रायिकता क्या है? संभावित घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं।
तो वो कितनी बार बोल रहा है कोई भी चीज? 100 बार बोल रहा है। तो टोटल घटना है, कुल जो संख्या है वो 100 है, और उस 100 में से वो कितनी बार झूठ बोल रहा है? 25 बार। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी उसके झूठ बोलने की? 25/100। तो अगर आप काट लें इसको 25 से, तो 25 एकम 25 और 25 को 100, तो झूठ बोलने की प्रायिकता व्यक्ति की क्या हो गई? 1/4। अब सवाल तो आपसे पूछा गया है कि सच बोलने की प्रायिकता निकालिए। तो देखिए प्रायिकता को मैं इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेता हूँ। इवेंट मतलब कोई घटना, वो क्या है? झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता को अगर मैं PE से व्यक्त कर रहा हूँ तो ये कितना प्राप्त हो रहा है मुझको? 1/4। अब आपको क्या निकालना है? सच बोलने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो सच बोलने की प्रायिकता को अगर मैं सच बोलने की घटना को E' से लिख देता, ठीक है, ये पूरक घटना हो गई अगर आप इसको समझें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो PE'। तो अगर आपको झूठ बोलने की प्रायिकता पता है तो आप सच बोलने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो अगर आपको झूठ बोलने की प्रायिकता पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 1 में से झूठ बोलने की प्रायिकता को घटा दूं तो मुझे सच बोलने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी घटना की पूरक घटना अगर आपको ज्ञात करनी हो या पूरक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे? जो भी घटना आपको दी गई है जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात है उसको 1 में से घटा देंगे, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तो 1 माइनस 1/4 आप करेंगे तो लॉस 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 बराबर 3/4। तो उस बालक के या उस व्यक्ति के सच बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपको देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या पता चला? जो प्रतिदर्श समष्टि थी, सैंपल स्पेस क्या चीज थी, वो आपने देखा। फिर आपने देखा कि प्रायिकता क्या चीज होती थी, संभावित घटना और कुल घटना के अनुपात को आप प्रायिकता कहते थे। फिर आपने देखा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक चीज आपने यहां से भी देखी कि जो अगर किसी घटना की आपको प्रायिकता पता है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, वो भी आपने देखा। अगर PE' आपको निकालना है तो 1 माइनस PE आपको ज्ञात करना होगा। ऐसे ही आप देखें, जो कोई भी घटना है और उसकी पूरक घटना, अगर आप उसका योग करेंगे तो उसका योग हमेशा कितना प्राप्त होगा? आपको 1 प्राप्त होगा। अगर आप इस PE को इधर ले आए तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रायिकता की कुछ बेसिक आपके गुण होते हैं, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरक घटना है या किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई है। घटना के घटित न होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं तो देखिए, अब जैसे मान लो मैं एक सवाल लेता हूं, सिंपल सा कोई सवाल ले लेता हूं। जैसे ले लें हम एक सवाल की क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंकने पर योगफल के 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासों को फेंकने पर योगफल के 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए, 2 पासे आप फेंक रहे हैं, आपको क्या करना है? योगफल 8 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले किसी भी सवाल में अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो आपको देखना होगा कि आपका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस कितना है। अब आप देखो, एक पासे को अगर आप फेंकते हैं तो टोटल कितने घटनाएं होती हैं? 6 घटनाएं होती हैं। किसी भी पासे को फेंकने पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ऐसे अगर आप दूसरे पासे को फेंको तो भी क्या होगा? या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। अब आप ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं। इन 2 पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी होंगी? आप ध्यान से देखिए, अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो देखिए, ये जो दोनों पासे हैं इनको फेंकने की जो घटना है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। अर्थात पहले पासे को फेंकने पर अगर कोई भी अंक आए उसका दूसरे पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाले अंक से कोई संबंध नहीं होता है। माना आपने एक बार पासा फेंका, आपको 1 प्राप्त हुआ। अब आप दोबारा पासा फेंकते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है, 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 3 4 5 है, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। वो पहले पासे को जो फेंकने पर प्राप्त अंक है उसके परिणाम पर निर्भर नहीं करता है।
तो जब भी दो घटनाएं एक दूसरे के परिणामों पर निर्भर नहीं कर रही होंगी यहाँ पर, तो आप इसको आसानी से टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं अगर आप निकालना चाहें तो आप सीधे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को गुणा कर लें तो टोटल 36 घटनाएं होंगी। अब ये 36 समष्टि क्या क्या होंगी मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसको वही मझले कोष्टक में लिखता हूँ। तो देखो, पहली बार मैंने पासा फेंका, मुझे 1 मिला, ठीक है। मैंने दूसरा पासा फेंका, मुझे तब भी 1 मिला, तो एक घटना ये होगी। अगली, पहले पासे को फेंकने पर 1 प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी बार जब पासा फेंका तो 2 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार आप आराम से इनको लिख सकते हैं। 1 और 3 प्राप्त होगा, 1 और 4 प्राप्त हुआ माना, 1 और 5 प्राप्त हुआ, 1 और 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। एक ये हो गया। अगला, माना पहली बार पासे को फेंकने पर 2 मिला, दूसरी बार को फेंका तो 1 मिला, 2 2 2 3 2,4 2,5 2,6, इस प्रकार से आपको 6 यहाँ पर प्राप्त हो गए। माना आपने पहली बार पासा फेंका तो आपको 3 प्राप्त हुआ, अगली बार फेंका तो 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप इनको भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही माना पहली बार फेंका तो 4 प्राप्त हुआ, ये घटनाएं हो गई। अब माना आप फेंक रहे हैं 5, पहली बार में 5 प्राप्त होता है, 5 1 5 2 5 3, और आपको क्या प्राप्त हो सकता है, 5 4 5 5, अगला आपको प्राप्त हो सकता है 5,6, ठीक है दोस्तों। अब अगली घटना देखते हैं। माना पहली बार पासा फेंका तो आपको 6 मिला, दूसरी बार फेंकने पर 1 मिला। ऐसे ही 6 1 6 2 6 3, आपको 6,4 प्राप्त हुआ, माना 6,5 प्राप्त हुआ, 6,6 प्राप्त हुआ। तो इतनी टोटल संभावित घटनाएं होंगी। तो आप देखिए कुल घटनाएं कितनी हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36, टोटल 36 घटनाएं इसमें संभव हैं इन पासे को फेंकने पर, कुल घटनाएं। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया, देखो आपसे पूछा गया 2 पासों को फेंकने पर योगफल के 8 आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर आपको 8 प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर से चलना शुरू करूँ, यहाँ कहीं भी आपको 8 प्राप्त होगा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम 6 और 1 के साथ ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 और 2 7, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2,6, अगर आप 2 में 6 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगी। तो एक घटना तो ये है। अब आप यहाँ पर देखिए 5 में 3 जोड़िए, 8 प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए 4 में 4 जोड़ के आपको 8 प्राप्त हो गया, तो एक घटना ये है। 5 में 3 जोड़िए, 8 प्राप्त हो गया, एक घटना ये हो गई। अगला देखिए 6 में 2 जोड़िए, 8 प्राप्त हो गया, अगली घटना ये हो गई। तो और कोई घटना होगी, आप ध्यान से देखिए, केवल 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आपको योग कितना प्राप्त हो रहा है, 8, ठीक है। तो कितने आपको परिणाम प्राप्त हो गए सवाल के आधार पर, संभावित घटनाएं कितनी हो गई, तो यहां से आपने देखा जो भी आपको प्रश्न पूछा गया था उसके आधार पर संभावित घटनाएं 1 2 3 4 5, टोटल 5 घटनाएं, ठीक है। कुल घटनाएं आपने देखी टोटल 36 थी, संभावित घटनाएं 5 थी, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी प्रश्नानुसार कि 2 पासे को फेंकने पर योगफल के 8 आने की प्रायिकता अगर आप PE से प्रदर्शित करते हैं तो संभावित घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं, तो 5/36, तो क्या हो जाएगा, 2 पासों को फेंकने पर योगफल के 8 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/36 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ये अभी स्टार्टिंग थी, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसमें हल भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को देखिए और रिवाइज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा।